हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर को बेसिकली 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा चलेगा कोल, सेकंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोलियम एंड थर्ड लेक्चर में हम नेचुरल गैस पढ़ेंगे। कंप्लीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझेंगे। We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some of have been made by human efforts. हम अपनी डेली लाइफ में कई तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं। कुछ नेचर में मिलते हैं और कुछ इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं। एक एक लिस्ट बनाओ जिसमें डेली यूज वाले मटेरियल्स हो और उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, मैन मेड जो इंसानों ने बनाया है। एग्जाम्पल में नेचुरल में देख लो, पानी, हवा, मिट्टी, हाँ, फल। उसी तरह मैन मेड में देख लो, प्लास्टिक, रबड़, हाँ, कपड़ा, क्लॉथ। तो ये सब हो गए। तो क्या हवा, पानी और मिट्टी इंसान के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चंस। फिर दूसरे में आता है, आपने क्लास 7th में पानी के बारे में पढ़ा है। क्या पानी हमेशा के लिए अवेलेबल है? क्या वाटर हमेशा के लिए अवेलेबल है? तो नेचर में मिलने वाले रिसोर्सेज 2 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। Does this list include air, water, soil and minerals? Yes, natural resources. Since all these are obtained from the nature, yeah, they are called natural resources. Complete. Can air, water and soil exhausted by human activities? क्या एयर, वाटर एंड सॉइल ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म किया जा सकता है? You have already studied about water in class 7th. Is water limited resource? इनके आंसर आप देना कमेंट में। इन द लाइट ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। कंप्लीट। नेचर में मिलने वाले रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमेशा नेचर में रहेंगे और इंसान यूज करके भी खत्म नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर। कंप्लीट। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है और इंसान के यूज करने से खत्म हो सकते हैं, जैसे जंगल, हाँ, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। तो द अमाउंट ऑफ these resources are in nature is limited. The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. हाँ, for example, these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. एक क्वेश्चन आता है, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? नहीं, हम सभी नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ लिमिटेड होते हैं। क्या पढ़ा था? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे या वेस्ट करेंगे तो ये एक दिन खत्म हो सकते हैं, वेनिस्ड, वेनिस्ड और खत्म हो जाएगा पूरा। इसका मतलब अगर हर जनरेशन बिना सोचे समझे यूज करे तो अगली जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे ये एक्टिविटी को समझेंगे, इसमें पॉपकॉर्न एक्टिविटी है, तो मैं पॉपकॉर्न एक्टिविटी का ही नाम लेकर बता रहा हूँ। जैसे पॉपकॉर्न एक्टिविटी में थर्ड जनरेशन को कुछ नहीं मिला, वैसे ही फ्यूचर जनरेशन के पास भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे। कंप्लीट। सॉल्यूशन क्या है? तो ये मैं लिख दूंगा, क्या करना है, इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन क्या है? रिसोर्सेज का समझदारी से यूज करना होगा, हाँ, कंजर्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी का यूज बढ़ाना होगा। हाँ, दूसरा पॉल्यूशन और वेस्टेज को कम करना पड़ेगा, पॉल्यूशन और वेस्टेज को कम करना पड़ेगा। ये इनका सॉल्यूशन है।
फिर उसके बाद एक हम ग्रुप एक्टिविटी समझेंगे। ये ग्रुप एक्टिविटी 3.2। क्लास में जितने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 7-7 के ग्रुप में डिवाइड कर दो और फिर इन 7 को फिर 3 ग्रुप में डिवाइड करो। 7 स्टूडेंट को हम लिए थे ना, तो उसमें देखो, एक स्टूडेंट एक ग्रुप में, 2 स्टूडेंट एक ग्रुप में, 4 स्टूडेंट एक ग्रुप में। जो पहला वाला ग्रुप है ना, उसको बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। हाँ, सेकंड वाले ग्रुप को सेकंड जनरेशन बोल देंगे, इसको थर्ड जन बोल देंगे। उसी तरह इनके सबके सामने एक बाउल रखेंगे, लो खाओ। इसमें ईटेबल सामान है जो ये वाला। अब फर्स्ट जनरेशन को बोलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन वाले को बोलेंगे कि वो अपने ग्रुप के कंटेनर से खाए, जो भी कंटेनर उसके ग्रुप को अलाउ दिया गया है उसको खाए। फिर इसको दिला देंगे, लो भाई तू खा। अब जो सेकंड जनरेशन खाने के बाद जो बच गया ना, अगर कुछ बचा हो तो थर्ड जनरेशन में जो 4 स्टूडेंट है उसको भी खाने दो। अब ऑब्जर्व करो कि थर्ड जनरेशन के सभी स्टूडेंट को खाना मिला, क्या ये चारों स्टूडेंट को बचा हुआ खाना मिला या कुछ को ही मिला? इसमें ऑब्जर्व करने की चीज। हाँ, तो एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है, जनरेशन सिर्फ अपने बारे में सोचे। अगर हर जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता तो ये सब खा जाता। ये अपने बारे में सोचता तो इसको, इसमें एक को भी नहीं मिलता। नहीं समझे? तो इससे क्या सीखे? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, हाँ, लिमिटेड है। अगर हम इन्हें वेस्ट करते रहेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हमें इनका समझदारी से यूज करना चाहिए। कंप्लीट। तो ये एक्टिविटी बेसिकली हमें यही कहता है, टेक सम कंटेनर, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स। हाँ, समझे? डिवाइड द स्टूडेंट इनटू द 7 ईच। हर स्टूडेंट को 7 ग्रुप में डिवाइड कर दो। मान लो 21 बच्चे हैं, 7 7 7, और फिर इसको अलग 3 में डिवाइड करो। कंप्लीट। हाँ, 1 2 4 स्टूडेंट के ग्रुप में, 1 2 4 स्टूडेंट को 1 2 4 में, और फिर इसको फर्स्ट जनरेशन बोलो, इसको सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इस ग्रुप को एक बाउल दे दो, उसमें खाने वाला सामान हो। इस ग्रुप को एक बाउल दे दो, इस ग्रुप को एक बाउल दे दो। अब बोलो, पहले जनरेशन वाला खाएगा, फिर जो बचेगा वो सेकंड जनरेशन वाला खाएगा, फिर जो बचेगा वो थर्ड जनरेशन वाला खाएगा। हाँ, उसी तरह ये कहानी है। और थर्ड जनरेशन तक आते आते, थर्ड जनरेशन में 4 बच्चे हैं ना, उसमें से कुछ को ही खाना मिलेगा, मतलब ज़्यादातर खाना बचा ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि अगर हर जनरेशन सिर्फ अपने बारे में सोचे और रिसोर्सेज का बिना प्लानिंग के यूज़ करे तो आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, कोल, पेट्रोलियम लिमिटेड है। अगर हम इन्हें वेस्ट करते रहेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए हमें इसका समझदारी से यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इस एक्टिविटी का कहना यही है। हाँ, 3 सब ग्रुप्स, कंज्यूमर, ये बोल रहा है पुट द फुल, ये कंप्लीट हो ना, ये समझा दिया। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन टू ऑफ अ कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। मतलब सेकंड वालों को बोलो कि अब तुम खाओ, पहले वालों को बोल दिया अब तुम खाओ, अब जो बचा सेकंड वालों को बोलो तुम खाओ, फिर थर्ड वालों को दो, और ऑब्जर्व करो कि थर्ड वालों में कितना बचा हुआ है। थर्ड वालों में मुश्किल से कुछ ही को मिलेगा। तो इसका कहानी का मतलब क्या हुआ? अगर प्लानिंग के साथ, समझदारी के साथ यूज नहीं करोगे, नहीं खाओगे, तो कुछ नहीं बचेगा थर्ड वालों के लिए। ये कहानी है, समझ गए? तो ये है। अब कहने का मतलब आगे देखो, देखो आगे एनसीईआरटी बढ़ते हैं। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मैंने क्या कहा था कि मान लो, एज्यूम कर लो कि वो जो हम खाने वाला सामान था ना बाउल में, उनकी जगह कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है। समझे? अब यहाँ पे वही सेंस लगाओ कि अगर पहले वाला जैसे हम लोग हैं, तो अभी हम लोग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में नहीं सोचेंगे, बचाएंगे नहीं, अनलिमिटेड यूज करेंगे, ना चाहते हुए भी यूज, ना भी जरूरत है फिर भी यूज करेंगे, तो आगे वाले के पास नहीं बचेगा। तो वही ये कह रहा है, एक्टिविटी के जरिए ये समझाना चाह रहा है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। हर ग्रुप का एक अलग कंजप्शन पैटर्न है। नहीं समझे? मान लो अगर फर्स्ट ग्रुप वाला, फर्स्ट जनरेशन वाला, ये साथ में पहला, दूसरा, चौथा, ये पहले वाला चाहता तो सब खा जाता, तो सेकंड वालों को भी नहीं बचता। तो यही कह रहा हूँ, हर ग्रुप का एक अलग कंजम्पशन पैटर्न है। ये कुछ कम खाया होगा तो ये दोनों ने मिलकर कुछ ज्यादा खा लिया होगा, तो फिर चौथा वाले के लिए नहीं बचा होगा, तीसरे ग्रुप वालों के लिए।
आर द अर्लियर जनरेशंस ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, कह रहा है ना, क्या ये पहला जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये लास्ट जनरेशन है। तो कहने का इससे पहले एक जनरेशन और दो जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो दोनों में से कोई एक बहुत ही ज्यादा ग्रीडी था क्या, लालची था क्या? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशंस इन सम ग्रुप वेयर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन, मतलब कह रहा है एंड फेल्ट लेफ्ट समथिंग फॉर देम। ये हल्का कंसर्न है इसको लेकर, सेकंड जनरेशन को लेकर, तभी जाके कुछ बावेल में खाना वाना बचा था तो वो इनको मिला था। मान लो ये तीसरे अपने आगे वाले जनरेशन के लिए कंसर्न नहीं होता तो इसको एक इसमें से एक बंदा भी नहीं खा पाता, समझ रहे हो? तो अब देखो, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, याद रखना ये। These were formed from the dead remains of the living organism। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉसिल्स बोलते हैं। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। तो डिफिनीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल 100% याद रखना, एएमयू, जामिया और बीएचयू। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन फॉसिल फ्यूल। अगर ये फॉसिल फ्यूल आ जाएगा, या विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल इज ट्रू, और उसमें यही डिफिनेशन दिया होगा। नहीं तो दूसरा एग्जांपल, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉसिल फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉसिल फ्यूल, और उसमें एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दिया होगा, और एक दिया होगा और भी कुछ, समझ गए ना? तो तुम्हें टिक मारना है, या सिर्फ सिंपल डिफिनीशन आ सकता है, इसमें से सिंपल डिफिनीशन ही आएगा। और ये तुम याद रखना, तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का एज इट इज एग्जांपल याद होना चाहिए। तो देखो, अब बेसिकली हमें पढ़ना है कोल, और इस कोल से ही हमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कोक आ जाएगा, कोल तार आ जाएगा, कोल गैस आ जाएगा, कंप्लीट। तो अब देखेंगे सिर्फ कोल कोल ही नहीं है, कोल बहुत कुछ है अपने आप में, तो उन्हीं को देखेंगे। तो चलो हम बात करते हैं कोल के बारे में। शायद तुमने इसे देखा हो या इसका नाम सुना हो। कोल एक काला पत्थर जैसा हार्ड सब्सटेंस होता है। कोल एक फ्यूल है, यानी ऐसी चीजों को जलाकर हमें एनर्जी मिलती है, कंप्लीट। पहले जमाने में लोग कोल का यूज खाना बनाने के लिए क्या करते थे? पुरानी रेलवे इंजन में भी कोल का यूज होता था, जिससे स्टीम बनती थी और ट्रेन चलती थी। आज भी काफी इम्पोर्टेंट है ये, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। हो सकता है जो बिजली तुम्हारे घर में आ रही हो वो कोल से ही बनी हो। से इंडस्ट्रीज कोल का इस्तेमाल करती है अपनी मशीन्स को चलाने के लिए। तो कोल एक काला पत्थर जैसा फ्यूल है जो एनर्जी देता है जब हम उसे जलाते हैं। क्या समझे? कोल एक काला पत्थर जैसा फ्यूल है, जब हम इसे जलाते हैं तो ये हमें एनर्जी देता है, कंप्लीट। तो यही कह रहा है कोल। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट्स as hard as a stone, as black in color. Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier it was used in railway engine to produce steam, जैसे मैंने बताया पहले, to run the engine. It is क्या कोल क्या प्रोड्यूस करता है? कोल को जब जलाते हैं ना तो वो प्रोड्यूस स्टीम, और स्टीम की वजह से इंजन चलता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली कोल का दो यूज आएगा, यूज ऑफ कोल। क्वेश्चंस होगा और उसमें बोलेंगे, उसमें लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ कोल, रिप्रेजेंट द यूज ऑफ, और यही दो ऑप्शंस दिया होगा, और इनके साथ एक और ऑप्शंस दिया होगा, और इनके साथ एक और ऑप्शंस दिया होगा जो कि नहीं होगा, और तुम्हें मारना है एनसीईआरटी का टिक, बोथ ए एंड बी, कंप्लीट। समझ रहे हो ना? तो ये कहानी करना है। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये तीनों याद रख लेना, मे बी इन फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है एएमयू, बीएचयू और जेएमआई में, यूज ऑफ कोल पे। तो स्टोरी ऑफ कोल इनको समझेंगे। तो ये बहुत ही मजेदार मतलब स्टोरी है, बता रहा हूँ। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, मतलब ये कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है? कौन कौन? तो कोल। कोल कहाँ से आता है और कैसे बनता है? तो अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैड अ डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। इसका मतलब होता है लगभग 300 मिलियन साल पहले
पृथ्वी पर घने जंगल थे, पृथ्वी के गीले और निचले हिस्सों में थे ये जंगल। एक दिन बारिश या बाढ़ जैसे प्राकृतिक कारणों से जंगल मिट्टी में नीचे दब गए। मतलब एक नेचुरल डिजास्टर हुआ और ये क्या हुआ, ये जो पेड़ पौधे फॉरेस्ट थे वो मिट्टी में दब गए ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, हाँ जो भी हो, दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। कंप्लीट। अब आगे दिखाता हूं मैं। As more soil deposited over them, they were compressed, the temperature also rise, they sank deeper and deeper। इसका मतलब क्या होता है, समय के साथ और मिट्टी इनके ऊपर जमा होती गई, मिट्टी इनके ऊपर जमा होती गई। कंप्लीट। जैसे जैसे समय बढ़ा इनके ऊपर मिट्टी इनको दबाता चला गया और ये जंगल गहराई में दबते गए। जैसे जैसे वो नीचे गए प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगा। मतलब जैसे तुम नीचे जाओगे ना पृथ्वी के नीचे, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है, इंक्रीज होता है। समझ गए। तो उसी तरह हुआ, ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उन मरे हुए पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर बदल गया और लकड़ी जैसे जंगल धीरे धीरे कोल माइन में बदल गया। देखो, दे कंप्रेस्ड डीपर एंड डीपर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, HPHT याद रखना, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ कोल contains mainly carbon. The slow process of converting dead vegetations into the coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of the vegetations, coal is also called fossil fuel। और ये फॉसिल फ्यूल को, कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं, वाई कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। तो इसका तीन चीज, एक तो कोल कैसे बना, फिर कार्बोनाइजेशन क्या होता है और क्यों होता है, वाई कोल इज फॉसिल फ्यूल। तीन क्वेश्चंस का आंसर ये यहाँ से मिल रहा है। कंप्लीट। अब मैं समझा रहा हूँ। ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उन मरे हुए पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर बदल गया। HP हाई प्रेशर, HT हाई टेम्परेचर की वजह से, इनकी वजह से उन मरे हुए पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर बदल गया और लकड़ी जैसे जंगल धीरे धीरे कोल माइन में बदल गया। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ये कंप्लीट। क्योंकि कोल में मेनली कार्बन होता है और क्योंकि यह पुराने पेड़ पौधे के रिमेन से बने हैं तो इसे फॉसिल फ्यूल भी कहेंगे। कंप्लीट। आज के समय कोल माइन से निकाला जाता है। कोल को जब हम एयर में जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVMI, ये MU JMI में आराम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा। कोल को हम जलाते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होता है। हाँ, और इंडस्ट्रीज में इस कोल का यूज करके हम क्या लेते हैं, तो कोक बनाते हैं, कोल तार बनाते हैं और कोल गैस बनाते हैं। तो इंडस्ट्रीज में कोल का यूज करके हमें मिलता है कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो इसको याद रखना। देखो, कोक क्या होता है, जो स्टील बनाने में काम आता है। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। डायरेक्ट याद रखना, इसको याद ही रखना। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। इसको 100% याद ही रखना। डायरेक्ट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा और ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम याद रखते हो तो फिर कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। कोल तार जो सड़क बनाने और मेडिसिन में जनरली यूज होता है। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ये सिर्फ लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है, मतलब थिक लिक्विड, और ये इसका स्मेल बहुत बेकार होगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। बस यही क्वेश्चन आएगा, दूसरा कुछ नहीं। Products obtained from coal tar are used in starting materials for manufacture of various substances used in everyday life and industries like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paints, photographic material, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene ball used
to repel moths and other insects are used to obtain from the coal tar. तो ये 100% याद होना चाहिए। किसके बारे में? कोक के बारे में, कोल तार के बारे में एंड कोल गैस के बारे में देखते हैं। These days bitumen, a petroleum products, is used in place of coal tar for metalling the road. ये भी याद रखना। आज के समय बिटुमेन का इस्तेमाल करते हैं, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनके बारे में भी आगे देखेंगे। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अ कोल टू गेट कोक। कोल गैस इज ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अ कोल टू गेट कोक। मतलब ये कोल से जब हम कोक बना रहे थे, तो कोल से जब हम कोक बना रहे थे तो उसी के दौरान ये हमें कोल गैस मिला। समझे? कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन 1810। ये इसको याद रखना, ये सब भूलने वाली चीज़ नहीं है, इसको बस इतना ही याद रखना, इतना ही से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़्यादा अलग-अलग किताबें पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मज़ाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एंट्रेंस देकर क्लियर किया था। एंड इन न्यू ईयर अराउंड 1820 complete nowadays it is used as a source of heat rather than light। और आज के समय में मॉडर्न यूज इनका क्या है? बस अब क्यों लेते हैं ये कमेंट करना, क्यों? मॉडर्न डेज में nowadays it is used as a source of heat rather than light, why? इनका आंसर कमेंट में करना। is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant। तो कोल गैस खत्म, अब हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोलियम। इनको सोचेंगे, इनको बहुत ही डीप में पढ़ेंगे और इनसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब निकालेंगे इनसे। अब तक जहाँ तक पढ़ाया हूँ कोल ख़त्म किया हूँ। कोल में हमने पढ़ा है कोल गैस तक। क्वेश्चंस कहाँ से आएगा मैं बता रहा हूँ। एक तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन है और मैन मेड रिसोर्सेज कौन है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे आंसर दे रहे हो। दूसरी बात, ये एक्टिविटी समझने के लिए कि तुम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचा रहे हो, इससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, नो क्वेश्चंस। जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट का होगा मैं बता दूंगा। फिर उनके बाद नो क्वेश्चंस। फिर उनके बाद कोल का आएगा। देखो कोल का बेसिकली यहाँ पे यूज पूछेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ अ कोल एंड डिफाइन कोल, कंप्लीट। दूसरी बात, स्टोरी ऑफ अ कोल पूछ लेगा। स्टोरी ऑफ अ कोल से कैसे कैसे क्वेश्चंस करेगा मैं बता रहा हूँ तुमको। पहले कि 300 मिलियन वाला पूछेगा। दूसरी बात, हाउ कन्वर्टेड इनटू कोल, कोल बनता कैसे। तीसरा क्वेश्चन कार्बोनाइजेशन। चौथा क्वेश्चन व्हाई इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। हाँ, और पांचवा क्वेश्चन इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ करते हैं, कोल माइन से। और ये बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल एंड कोल गैस। मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या पढ़ना है, देखो आगे तुम्हें पढ़ना है इनका ये पूरा लाइन याद होना चाहिए। कोल तार का ये लाइन याद होना चाहिए, ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा, इसको गेस करना पड़ेगा। ये थिक लिक्विड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। ये कब, मतलब इसमें कितने चीज का मिक्सचर है, 200 सब्सटेंस का। इसको किस चीज में, किस प्रोडक्ट में यूज करते हैं, हाँ कहाँ यूज करते हैं, देखो। हाँ, ये interestingly naphthalene ball used to repel moth and other insect are also obtained from the coal tar। ये 100% याद होना चाहिए, कंप्लीट। ये तो याद होना ही चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कोल गैस के बारे में ये और ये 5 लाइन तो है, याद करने में क्या जाता है। और ये याद कर लोगे ना तो तुम्हें जो, तुम लोग जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू रटते हो ना, पास्ट ईयर पेपर को रटते हो ना, रटने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं से आनी है। और हम लास्ट में एमयू और जेएमआई का क्वेश्चंस पेपर का डिस्कशन करेंगे। लास्ट में एएमयू और जेएमआई के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे।